तू आशिकी है की कहानी एक युवा प्रेम कहानी है जो प्यार, संघर्ष और बलिदान के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी शुरू होती है पुणे शहर में, जहां एक मध्यम वर्गीय लड़की पंक्ति शर्मा रहती है। पंक्ति एक बेहद सुरीली आवाज की मालिक है और उसकी मां अनीता का सपना है कि पंक्ति एक मशहूर गायिका बने ताकि वो इस गरीबी और संघर्ष से बाहर निकल सके। अनीता एक महत्वाकांक्षी और स्वार्थी महिला है जो अपनी बेटी को एक माध्यम समझती है पैसे और शोहरत कमाने का। स्वर विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद पंक्ति और आहान का जीवन शांत जरूर था, लेकिन ठहरा हुआ नहीं। समाज में हो रहे सूक्ष्म बदलावों की ओर उनका ध्यान गया। अब युवा पीढ़ी तकनीक के प्रभाव में अपने मूल्यों से दूर होती जा रही थी और सोशल मीडिया ने संवेदनशीलता के स्थान पर दिखावे को महत्व देना शुरू कर दिया था। आहान ने देखा कि आजकल की पीढ़ी सच्चाई से अधिक उस छवि पर ध्यान देती है जो वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं। यह बात उसे भीतर तक झकझोर देती है। वह पंक्ति से कहता है, हमने इतना कुछ बदला, लेकिन क्या हमने दिलों में झांकने की आदत बचाई है? पंक्ति मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर हमें अगली क्रांति अंदर की ओर मोड़नी होगी, जहां हर युवा खुद को समझे, खुद से प्रेम करे और झूठी पहचान से बाहर निकले। दोनों मिलकर अंतर्मन नामक एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। इसका उद्देश्य था युवाओं में आत्मबोध, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसंवाद और वैचारिक विकास को बढ़ावा देना। इस अभियान में ध्यान, संगीत, लेखन और संवाद सत्रों के माध्यम से छात्रों को अपने भीतर झांकने का अवसर दिया जाता है। पंक्ति इस दौरान कई युवाओं के व्यक्तिगत अनुभव सुनती है। किसी को अपने शरीर से घृणा थी, किसी को असफलता का डर था, कोई आत्महत्या के कगार तक पहुंचा था। वह इन सभी को अपनी कहानियों से जोड़ती है, अपनी असुरक्षाओं को साझा करती है और धीरे धीरे एक खुलापन पनपता है जो उन्हें बदल देता है। इस भाग में स्वर अब किशोरावस्था में है, 15 वर्ष का। वह अब स्वयं अंतर्मन के संवाद सत्रों का नेतृत्व करता है। उसकी भाषा में गहराई होती है, उसकी मुस्कान में अपनापन। उसने अपने माता पिता की संघर्ष गाथा को सिर्फ सुना नहीं, जिया है। अब वह युवाओं से कहता है, तुम्हें समाज बदलना है, पहले अपने मन को समझो, वही तुम्हारी असली क्रांति की दिशा है। अंतर्मन के विस्तार के साथ पंक्ति और आहान एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करते हैं, जहां देश भर के युवा अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। ये मंच नफरत, ट्रोलिंग या झूठी प्रतियोगिता से परे होता है। यहाँ केवल सच्चाई, सहानुभूति और आत्मस्वीकृति को स्थान मिलता है। एक दिन पंक्ति को एक 17 वर्षीय लड़की की मेल मिलती है जिसका नाम मान्या है। वह लिखती है, आपका गाना मैं डरती नहीं हूं अब ने मुझे आत्महत्या से रोका। मैंने वो गाना सुना और पहली बार लगा कि कोई मुझे सुन रहा है, मेरे लिए गा रहा है। पंक्ति चुपचाप आंसू बहाती है। वो जानती है ये आंसू दुहक के नहीं हैं, बल्कि उस बोध के हैं कि उनके शब्द किसी के जीवन की डोर बन गए हैं। आहान इस दौरान शिक्षा नीति में नई पहल करता है, जहां हर स्कूल में मानविकी और संवेदना एक अनिवार्य विषय बनाया जाए। वह कहता है, बिना संवेदना के विज्ञान भी खतरनाक बन सकता है और बिना समझ के धर्म भी कट्टर। इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। अब स्वर विश्व केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि संवेदनशीलता की प्रयोगशाला बन जाता है। इस भाग के अंत में पंक्ति एक सभा में कहती है, हमने जीवन को बदलने के लिए समाज से शुरू किया था, लेकिन अब हम हृदय से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हर बदलाव की पहली सीढ़ी आत्मस्वीकृति होती है। दूसरी ओर जेडी उर्फ जयंत दहिया एक प्रभावशाली, अमीर और खतरनाक माफिया टाइप बिजनेसमैन है। उसका संबंध अनीता से है और वह पंक्ति की आवाज और सुंदरता से बहुत प्रभावित होता है। जेडी की नजरें पंक्ति पर बुरी होती हैं। वह पंक्ति को अपने मालिकाना हक में लेने के लिए पैसों का लालच देकर उसकी मां को मना लेता है। अनीता मजबूरी और लालच में आकर पंक्ति को जेडी की संपत्ति बना देती है। लेकिन तब भी कहानी में एंट्री होती है आहान दीक्षित की। आहान एक सीधा, सच्चा और भावुक लड़का है जो म्यूजिक से बेहद प्यार करता है। वह जेडी का भतीजा है, लेकिन अपने उस रास्ते से बहुत अलग है जिस पर जेडी चलता है। आहान की मुलाकात पंक्ति से एक म्यूजिक इवेंट में होती है और वह उसकी आवाज और मासूमियत पर फिदा हो जाता है। आहान को जैसे ही पता चलता है कि पंक्ति जेडी की कैद में है, उसे गुस्सा और दुख होता है। वह पंक्ति को बचाने और उसे उसका आत्मसम्मान दिलाने का प्रण करता है।
इसी बीच पंक्ति और आहान के बीच एक सुंदर रिश्ता पनपता है, एक पवित्र प्रेम का रिश्ता। पंक्ति पहली बार खुद को किसी के सामने सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करती है। हालांकि जेडी को जैसे ही यह बात पता चलती है, वह भड़क उठता है और आहान के खिलाफ साजिशें रचने लगता है। जेडी को यह बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसकी संपत्ति को उससे छीनने की कोशिश करे। अब शुरू होता है पंक्ति और आहान का संघर्ष, प्यार के लिए, सम्मान के लिए और आज़ादी के लिए। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि एक लड़की के आत्मसम्मान और आज़ादी की भी है। आहान अब पंक्ति को संगीत की दुनिया में वापस लाने का प्रयास करता है, ताकि वह न सिर्फ अपनी पहचान बना सके, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर जेडी के जाल से पूरी तरह बाहर निकल सके। वह अपने एक पुराने दोस्त, म्यूजिक प्रोड्यूसर विक्रांत से संपर्क करता है और पंक्ति की एक डेमो रिकॉर्डिंग उसे भेजता है। विक्रांत को पंक्ति की आवाज़ बहुत पसंद आती है और वह तुरंत उसे एक रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जेडी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह विक्रांत को धमकाता है और पंक्ति के खिलाफ एक घिनौनी अफवाह फैला देता है, जिससे उसका करियर शुरू होने से पहले ही डगमगा जाए। मीडिया में पंक्ति के बारे में गलत खबरें छपती हैं और विक्रांत मजबूरी में पीछे हट जाता है। यह झटका पंक्ति को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन आहान उसे टूटने नहीं देता। इस बीच अनीता, जो अब भी जेडी के पैसे की लालच में अंधी हो चुकी है, पंक्ति को समझाने की कोशिश करती है कि वह जेडी से शादी कर ले। वह कहती है कि यह उसके और परिवार के भविष्य के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। पंक्ति यह सुनकर चौंक जाती है और पहली बार अपनी माँ के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वह कहती है कि वह कोई चीज नहीं है जिसे किसी को सौंप दिया जाए। आहान अब पंक्ति को लेकर एक नया रास्ता अपनाने का फैसला करता है। वह खुद एक म्यूजिक एल्बम बनाता है जिसमें पंक्ति के गाए हुए गाने होते हैं। वह सोशल मीडिया पर उसे रिलीज करता है और धीरे धीरे पंक्ति की आवाज लोगों के दिलों तक पहुंचती है। लोग उसकी प्रतिभा की सराहना करते हैं और उसका आत्मविश्वास फिर से लौटने लगता है। लेकिन जेडी अब सीधा हमला करता है। वह पंक्ति के खिलाफ एक फर्जी केस दर्ज करवा देता है कि उसने उसकी इमेज खराब की है और मीडिया में उसकी बदनामी की है। पुलिस पंक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और पूरा समाज एक बार फिर उसकी बेगुनाही पर सवाल उठाने लगता है। आहान अब अपने परिवार और रिश्तेदारों के सामने पंक्ति का साथ देने का ऐलान करता है। जेडी की सच्चाई बताना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह एक रसूखदार इंसान है, लेकिन आहान अपने वकील दोस्त की मदद से सबूत जुटाने में लग जाता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां आहान और पंक्ति के सामने दो रास्ते हैं। या तो वे जेडी के आगे झुक जाएं या फिर लड़कर अपने प्यार और सम्मान को बचाएं। पंक्ति जेल में बंद है और चारों ओर अंधकार है। वहां उसे अकेलेपन, डर और अपमान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका आत्मबल बढ़ रहा है। आहान दिन रात उसके लिए लड़ रहा है। वह पंक्ति के लिए एक नामी वकील से मिलकर बेल की प्रक्रिया शुरू करवा देता है और मीडिया में पंक्ति की सच्चाई लाने के लिए उसके पुराने वीडियो और सोशल मीडिया फुटेज सार्वजनिक करता है। आहान की मेहनत रंग लाती है और कोर्ट पंक्ति को जमानत पर रिहा कर देता है। जब पंक्ति जेल से बाहर आती है तो उसके चेहरे पर थकावट होती है, लेकिन उसकी आंखों में अब हिम्मत और आत्मविश्वास की एक नई चमक होती है। वह अब और किसी के सामने झुके बिना अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने का प्रण लेती है। आहान और पंक्ति अब मिलकर एक और म्यूजिक एल्बम बनाते हैं जिसमें समाज और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई गई है। यह एल्बम वायरल हो जाता है और पंक्ति को एक नई पहचान मिलती है, एक सशक्त, निर्भीक और प्रेरणादायक महिला की पहचान। लोग उसके संघर्ष की कहानी से प्रभावित होते हैं। लेकिन जेडी अब और भी ज्यादा बौखला जाता है। वह पंक्ति को खत्म करने की धमकी देता है और आहान के परिवार पर दबाव बनाना शुरू करता है। आहान के माता पिता अब आहान पर पंक्ति से दूर होने का दबाव डालते हैं। वे मानते हैं कि जेडी जैसे ताकतवर इंसान से टकराना खतरे से खाली नहीं है। इधर अनीता, जो पहले पंक्ति के खिलाफ थी, अब धीरे धीरे अपनी गलती समझने लगती है। वह देखती है कि कैसे उसकी बेटी ने अकेले अपने आत्मबल से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और आज भी डटी हुई है। वह पहली बार अपने भीतर झांकती है और शर्मिंदा महसूस करती है। एक दिन जेडी आहान को मारने के लिए अपने गुंडों को भेजता है, लेकिन पंक्ति को भनक लग जाती है। वह पुलिस को सूचना देती है और आहान की जान बच जाती है।
इस घटना के बाद आहान और पंक्ति यह फैसला करते हैं कि अब समय आ गया है कि जेडी के खिलाफ कानूनन लड़ाई लड़ी जाए और उसकी असलियत सबके सामने लाई जाए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पंक्ति और आहान सिर्फ अपने रिश्ते के लिए नहीं बल्कि समाज की बुराइयों और ताकत के गलत इस्तेमाल के खिलाफ खड़े होते हैं। पंक्ति और आहान ने जेडी के खिलाफ खुलकर लड़ने का निर्णय लिया है। यह अब सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रही बल्कि सच्चाई और न्याय की लड़ाई बन चुकी है। आहान और पंक्ति ने मिलकर जेडी के खिलाफ एक सार्वजनिक अभियान शुरू किया है जिसमें वे अपनी कहानी लोगों के सामने ला रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य केवल जेडी को बेनकाब करना नहीं बल्कि उन तमाम लड़कियों को प्रेरणा देना है जो किसी न किसी रूप में शोषण का शिकार होती हैं। सोशल मीडिया पर सच्ची आवाज नाम से एक कैंपेन शुरू किया जाता है जहां पंक्ति अपनी आपबीती और संघर्षों को साझा करती है। देखते ही देखते लाखों लोग इस अभियान से जुड़ जाते हैं। जेडी को इस अभियान से बड़ा झटका लगता है। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जैसे जैसे ये अभियान बढ़ता है और मीडिया भी पंक्ति के समर्थन में आता है, जेडी की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। उसे अपनी सत्ता डगमगाती नजर आने लगती है। वह अब हर हाल में इस आंदोलन को कुचलना चाहता है। इस बीच अनीता भी इस जन आंदोलन से प्रभावित होती है। वह देखती है कि कैसे उसकी बेटी पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रही है। उसका दिल बदलने लगता है और वह पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों को स्वीकार करती है। अनीता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जेडी के सभी काले कारनामों को उजागर करती है, जिसमें उसकी बेटी को खरीदने का सौदा भी शामिल होता है। यह बयान पूरे मीडिया और समाज में भूचाल ला देता है। पंक्ति की बातों को अब और अधिक गंभीरता से लिया जाने लगता है। जेडी को पुलिस तलब करती है, लेकिन अपने पैसे और ताकत के बल पर वह फिर से खुद को बचा लेता है। पर अब जनता की अदालत उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी होती है। इधर आहान और पंक्ति जेडी के खिलाफ केस दर्ज करते हैं। इस केस की पैरवी एक सीनियर और ईमानदार वकील करते हैं जो महिला अधिकारों के लिए जाने जाते हैं। केस की सुनवाई शुरू होती है और कोर्ट में जेडी की असलियत सामने आने लगती है। इस दौरान पंक्ति और आहान का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए न सिर्फ प्रेमी बल्कि संघर्ष में साथी भी बन चुके होते हैं। पंक्ति अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और वह अपने लिए खुद फैसले लेना सीख चुकी है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां पूरा देश इस केस को देख रहा है। यह अब एक मिसाल दिखाता है कि कैसे एक साधारण लड़की अपने आत्मबल से एक ताकत अपराधी से लड़ रही है। यह वो समय है जब सच और झूठ, शक्ति और न्याय के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। अदालत में केस की सुनवाई शुरू होती है और पंक्ति तथा आहान जेडी के खिलाफ मजबूत सबूत पेश करते हैं। अनीता के बयान, मीडिया फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग और पंक्ति के द्वारा दर्ज किए गए वीडियो, ये सब मिलकर जेडी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन जेडी भी पीछे हटने वाला नहीं होता। वह अपने वकीलों की एक फौज खड़ी करता है और पंक्ति के चरित्र पर सवाल उठाता है। वह उसे एक महत्वाकांक्षी और लालची लड़की के रूप में पेश करने की कोशिश करता है, जो सफलता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अदालत में ये सब सुनकर पंक्ति का दिल टूटता है, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ती। आहान हर वक्त उसके साथ होता है, उसका मनोबल बढ़ाता है और उसे याद दिलाता है कि वह कितनी मजबूत है। समाज में अब पंक्ति को लेकर दो राय बन चुकी हैं, एक वो जो उसे झूठा समझते हैं और एक वो जो उसकी सच्चाई पर विश्वास करते हैं। पंक्ति की तरफ से जब वकील उसके संघर्ष, रिकॉर्डिंग और गवाही पेश करता है तो अदालत में सन्नाटा छा जाता है। जज पंक्ति की बहादुरी की सराहना करता है और कहता है कि यह केस सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज की चेतना का है। इसी दौरान एक नया गवाह सामने आता है, जेडी के पुराने कर्मचारी, जिसे उसने धमकाकर चुप कराया था। वह अब सामने आकर बताता है कि कैसे जेडी ने पंक्ति के खिलाफ अफवाहें फैलाईं, मीडिया को पैसे देकर खबरें छपवाईं और कैसे वह कई और लड़कियों को भी शोषित करता आया है। यह गवाही केस की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। अब समाज का समर्थन भी पूरी तरह पंक्ति को मिलने लगता है। सोशल मीडिया पर उसके पक्ष में एक नई मुहिम चलती है, जस्टिस फॉर पंक्ति, और इस हैशटैग के साथ लाखों लोग सामने आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग और कई सामाजिक संगठन भी इस केस में रुचि लेते हैं। अदालत में अंतिम सुनवाई के दौरान पंक्ति एक भावनात्मक बयान देती है। वह कहती है कि एक लड़की की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज और आत्मसम्मान है और अगर कोई उससे छीनने की कोशिश करे तो वह चुप न बैठे।
उसका यह बयान देश भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन जाता है। जज अपने फैसले में कहता है कि जेडी को न्याय के कटघरे में लाना आवश्यक था ताकि समाज में एक मिसाल कायम हो। वह जेडी को दोषी ठहराते हुए उसे 7 साल की सजा सुनाता है और सभी संपत्ति को सील करने का आदेश देता है। साथ ही पंक्ति को मानहानि और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा देने का भी आदेश होता है। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं, बल्कि पंक्ति के आत्मबल, साहस और सच्चे प्रेम की जीत होती है। अदालत के फैसले के बाद पंक्ति और आहान की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होता है। यह वह समय है जब वे अपने रिश्ते, करियर और समाज में नई भूमिका को लेकर आगे बढ़ते हैं। पंक्ति, जिसने अब तक सिर्फ संघर्ष और असहमति का सामना किया था, अब सम्मान और सराहना की पात्र बन चुकी है। सोशल मीडिया पर उसके नाम के चर्चे होते हैं। कई संगीत कंपनियां उसे अनुबंध देने के लिए आगे आती हैं। पंक्ति अब एक स्वतंत्र गायिका के रूप में उभरती है, जो अपने गीतों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक और सशक्त करने का संदेश देती है। आहान, जो पहले सिर्फ एक संगीत प्रेमी था, अब एक संवेदनशील और मजबूत सहयोगी के रूप में सामने आता है। वह पंक्ति के साथ मिलकर एक म्यूजिक फाउंडेशन शुरू करता है, जिसका उद्देश्य उन लड़कियों को प्लेटफॉर्म देना है जो प्रतिभाशाली हैं, लेकिन सामाजिक दबावों के कारण आगे नहीं आ पाती। इस फाउंडेशन को देश भर से समर्थन मिलता है और यह एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले लेता है। अनीता, जो शुरू में स्वार्थ और लालच में डूबी थी, अब पूरी तरह बदल चुकी है। वह अपनी बेटी से माफी मांगती है और उसका समर्थन करने का वादा करती है। वह अब अन्य माताओं के लिए एक उदाहरण बन जाती है कि कैसे हर मां को अपनी बेटी की सुरक्षा और सम्मान को सबसे ऊपर रखना चाहिए। जेडी जेल में है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी ने पूरे देश में एक चेतना जगाई है। अब लड़कियां और महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठाने लगी हैं। पंक्ति का नाम अब सिर्फ एक गायिका के रूप में नहीं, बल्कि एक नायिका के रूप में लिया जाता है। इस सब के बीच आहान और पंक्ति का रिश्ता भी और गहरा होता चला जाता है। वे एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। एक दिन मीडिया के सामने एक साक्षात्कार में जब पंक्ति से पूछा जाता है कि उसने सबसे कठिन समय में क्या सीखा, तो वह मुस्कुराकर कहती है, मैंने जाना कि जब कोई तुम्हें तोड़ना चाहे, तब तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल होता है, और अगर कोई तुम्हें सच्चा प्यार दे तो वह ताकत बन जाता है। फाउंडेशन के उद्घाटन समारोह में पंक्ति और आहान मिलकर एक नया गीत प्रस्तुत करते हैं, जो पूरे देश में गूंजता है, तू आशिकी है। यह गीत सिर्फ एक प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, संघर्ष और विजय की भावना का प्रतीक बन जाता है। अब जब पंक्ति और आहान ने फाउंडेशन की शुरुआत की है, तो उनका ध्यान समाज में सकारात्मक बदलाव लाने पर केंद्रित हो गया है। सच्ची आवाज फाउंडेशन धीरे धीरे एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले रहा है। इसमें सिर्फ संगीत की दुनिया ही नहीं, बल्कि शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर भी काम किया जा रहा है। पंक्ति अब देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्राओं से मिलती है, उनके अनुभव सुनती है और उन्हें बताती है कि डर को कैसे हिम्मत में बदला जाए। उसकी यात्रा अब सिर्फ एक गायिका की नहीं रही, बल्कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। आहान, जो अब तक उसके साथ साए की तरह खड़ा था, अब आगे बढ़कर फाउंडेशन का संचालन करता है। वह नए कलाकारों को मौका देता है, ग्रामीण इलाकों से को खोजता है और उन्हें प्रशिक्षित करता है। इस कार्य में उसे कई चुनौतियां मिलती हैं, भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी और समाज की पुरानी सोच, लेकिन आहान इन सभी से लड़ता है। एक दिन फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में एक लड़की मंच पर आती है और सबके सामने बताती है कि वह आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन पंक्ति की कहानी ने उसे बचा लिया। यह पल पंक्ति और आहान के लिए बहुत भावुक होता है। उन्हें लगता है कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। इधर मीडिया पंक्ति और आहान की जोड़ी को भारत के सच्चे बदलाव के दूत के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलने शुरू होते हैं। पंक्ति को नारी गौरव सम्मान और आहान को युवा नेतृत्व अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं होता। कुछ पुराने राजनीतिक और कारोबारी लोग, जिन्हें जेडी के जमाने में फायदा मिलता था, अब इस बदलाव से डरने लगते हैं। वे फाउंडेशन को बदनाम करने की साजिशें रचते हैं। फाउंडेशन के एक कर्मचारी को रिश्वत देकर यह कहने के लिए मजबूर किया जाता है कि संस्था में फंड का दुरुपयोग हो रहा है। मीडिया में अफवाहें फैलने लगती हैं।
ये संकट पंक्ति और आहान के लिए अब तक का सबसे कठिन मोड़ होता है, लेकिन वे इस बार भी हार नहीं मानते। वे सभी दस्तावेज, फाइनेंशियल रिपोर्ट और ट्रांसपेरेंसी रिकॉर्ड्स सार्वजनिक करते हैं। उनके साथ जनता, सोशल मीडिया और प्रतिष्ठित संस्थाएं खड़ी होती हैं। कुछ ही समय में सच्चाई सामने आ जाती है और फाउंडेशन की छवि और भी मजबूत हो जाती है। इस लड़ाई के बाद पंक्ति और आहान को समझ आता है कि सच्चाई की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे प्रभावी और स्थायी होती है। वे अब एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, सिर्फ एक समाज के नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी के निर्माण की दिशा में। फाउंडेशन के संघर्ष और सफलता के बीच अब पंक्ति और आहान अपने निजी जीवन की ओर ध्यान देने लगते हैं। दोनों ने साथ में कई तूफान झेले हैं और अब वे अपने रिश्ते को एक नए मुकाम तक ले जाने का विचार करते हैं। उनका प्रेम अब केवल दिलों की बात नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा बंधन बन गया है जो समाज, संघर्ष और आत्मबल की नींव पर खड़ा है। एक शाम जब फाउंडेशन का सालाना उत्सव समाप्त होता है, तब आहान सबके सामने पंक्ति को प्रपोज करता है। उसकी बातों में कोई तड़क भड़क नहीं होती, सिर्फ सच्चाई, सम्मान और स्नेह होता है। वह कहता है, मैंने तुम्हें पहली बार तुम्हारी आवाज में देखा था, फिर तुम्हारी आंखों में तुम्हारी आत्मा को। आज मैं तुमसे तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे पूरे अस्तित्व से प्रेम करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ जीवन भर चलोगी? पंक्ति की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये आंसू खुशी और गर्व के होते हैं। वह हाँ कहती है और पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। शादी की तैयारी शुरू होती है, लेकिन वैसी नहीं जैसी आमतौर पर होती है। वे एक सादा सामाजिक विवाह का निर्णय लेते हैं, जहां जरूरतमंद बच्चों को आमंत्रित किया जाता है और विवाह का आयोजन फाउंडेशन द्वारा संचालित अनाथाश्रम में किया जाता है। मीडिया इस शादी को देश की सबसे सुंदर और प्रेरणादायक शादी का नाम देता है। विवाह के बाद पंक्ति और आहान एक यात्रा पर जाते हैं, लेकिन हनीमून नहीं, बल्कि देश भर के उन इलाकों में जहां बदलाव की सबसे अधिक आवश्यकता है। वे गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बच्चों को संगीत सिखाते हैं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हैं। इस यात्रा के दौरान उन्हें कई नई कहानियां और समस्याएं पता चलती हैं। वे फैसला करते हैं कि अब फाउंडेशन को एक नया रूप देना होगा, एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में, जिसमें हर जिले में एक सच्ची आवाज केंद्र खुलेगा। यहाँ न केवल संगीत, बल्कि शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे। पंक्ति अब केवल एक गायिका नहीं, बल्कि एक आंदोलन की प्रतीक बन जाती है। उसका एक नया गीत, जिंदगी की धुन, देश भर के रेडियो और टीवी पर बजने लगता है, जो लोगों को अपने भीतर की शक्ति पहचानने की प्रेरणा देता है। गीत गरीब बच्चों की आवाज बन जाता है, महिलाओं के सपनों का स्वर और युवाओं के विश्वास का प्रतीक। आहान और पंक्ति अब एक जोड़ी नहीं, एक सोच है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि परिवर्तन की शक्ति हो सकता है। सच्ची आवाज आंदोलन अब एक राष्ट्रीय पहल बन चुका है। पंक्ति और आहान के नेतृत्व में यह अभियान देश के कोने कोने में फैल रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता और प्रभाव बढ़ता है, वैसे वैसे इसके विरोधी भी सक्रिय होने लगते हैं, खासकर वे लोग जिनकी सत्ता, भ्रष्टाचार और पुरुषवादी सोच इस आंदोलन से आहत होती है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बनता है कि यह आंदोलन कहीं जनता को सरकार के खिलाफ ना खड़ा कर दे। कुछ नेता इसे सामाजिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं और मीडिया को प्रभावित कर पंक्ति और आहान के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं कि क्या वे सचमुच समाजसेवी हैं या प्रसिद्धि की भूख में ये सब कर रहे हैं। इधर कुछ धार्मिक संगठन भी इस आंदोलन का विरोध शुरू कर देते हैं, क्योंकि पंक्ति और आहान महिलाओं को आत्मनिर्भर और निर्णयक्षम बनाने की बात करते हैं। वे इसे पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ प्रचारित करने का आरोप लगाते हैं। इस बीच एक नई चुनौती सामने आती है। एक राज्य में सच्ची आवाज केंद्र को बंद करने का आदेश दे दिया जाता है। आरोप लगाया जाता है कि वहां बालिकाओं को पारंपरिक संस्कारों से भटकाकर आधुनिकता के नाम पर विद्रोह सिखाया जा रहा है। यह घटना पूरे देश में हलचल पैदा कर देती है। पंक्ति और आहान तुरंत उस राज्य की यात्रा पर निकलते हैं और वहां की जनता से मिलते हैं। उन्हें ज्ञात होता है कि यह आदेश कुछ स्थानीय नेताओं के इशारे पर हुआ है, जिनकी अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश फाउंडेशन की छात्राओं ने ही किया था। पंक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सारा सच जनता के सामने रखती है।
वह कहती है कि अगर एक लड़की अपनी आवाज उठाती है और कोई डर जाता है तो डरने वाला गलत है, बोलने वाली नहीं। सोशल मीडिया पर फिर से आंदोलन शुरू होता है। छात्र, युवा, महिलाएं और देश के बुद्धिजीवी वर्ग खुलकर फाउंडेशन के समर्थन में आते हैं। सच्ची आवाज अब सिर्फ एक संस्था नहीं, एक राष्ट्रीय नैतिक जिम्मेदारी बन चुकी है। इस आंदोलन का असर संसद तक पहुंचता है। एक विपक्षी सांसद संसद में पंक्ति और आहान की सराहना करते हुए प्रस्ताव रखते हैं कि सच्ची आवाज जैसे संस्थानों को सरकारी सहायता दी जाए और शिक्षा नीति में महिला सशक्तिकरण को और अधिक मजबूती दी जाए। हालांकि सत्ताधारी दल असहज महसूस करता है, पर जनदबाव के कारण उन्हें भी इस प्रस्ताव पर चर्चा करनी पड़ती है। यह सब कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाने का संकेत होता है। इस संघर्ष के बीच पंक्ति को राष्ट्रीय नारी चेतना पुरस्कार से नवाजा जाता है और आहान को समाज सेवक रत्न की उपाधि दी जाती है। लेकिन इन सम्मानों से अधिक उन्हें उस बच्ची की मुस्कान की अहमियत होती है जो कहती है, दीदी मैं भी अब गाना सीखूंगी और डरूंगी नहीं। पंक्ति और आहान अपने आंदोलन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। अब उनका लक्ष्य सच्ची आवाज फाउंडेशन को सिर्फ एक प्रेरणादायक संस्था न रखकर शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग बनाना है। वे चाहते हैं कि देश भर के स्कूलों में आत्मसम्मान, लैंगिक समानता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों को शिक्षा का भाग बनाया जाए। पंक्ति और आहान शिक्षा मंत्रालय से संपर्क करते हैं। वे एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करते हैं जिसमें स्कूल पाठ्यक्रम में जीवन कौशल और भावनात्मक साक्षरता को जोड़ने की सिफारिश होती है। शुरुआत में मंत्रालय में बैठे कुछ अधिकारी इस पहल को गैर व्यावहारिक मानते हैं, लेकिन जब पंक्ति और आहान आंकड़े और प्रमाण लेकर सामने आते हैं कि जिन जिलों में सच्ची आवाज केंद्र हैं वहां बाल विवाह, मानसिक अवसाद और स्कूल ड्रॉप आउट के आंकड़े घटे हैं, तब सरकार भी सोचने को मजबूर होती है। लेकिन ये राह आसान नहीं होती। एक प्रभावशाली मंत्री जिसे इस नई शिक्षा नीति से अपनी संस्कृति रक्षक छवि पर खतरा लगता है, इस योजना के विरुद्ध मोर्चा खोल देता है। वह मीडिया के एक वर्ग के साथ मिलकर एक नई साजिश रचता है जिसमें पंक्ति और आहान पर आरोप लगाए जाते हैं कि वे विदेशी संस्थाओं से फंड लेकर भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह आरोप समाज में एक बार फिर भ्रम और असमंजस फैलाता है। पंक्ति और आहान को देशद्रोह जैसी संगीन धाराओं के तहत कानूनी नोटिस भेजा जाता है। यह अब तक की सबसे गंभीर चुनौती होती है, लेकिन वे डरते नहीं। वे अपने वकीलों की मदद से हर आरोप का जवाब सबूतों के साथ देते हैं। इस दौरान देश भर के छात्र, शिक्षक, अभिभावक और सामाजिक संस्थाएं उनके पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। लाखों पत्र राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचते हैं कि इस जोड़ी को न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेकर सुनवाई शुरू करता है। अदालत में जब सभी तथ्य सामने आते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक राजनीतिक साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट पंक्ति और आहान को क्लीन चिट देता है और उनके खिलाफ सभी आरोपों को अस्वीकार करता है। साथ ही कोर्ट सरकार को आदेश देता है कि वह जीवन कौशल शिक्षा को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर गंभीरता से विचार करे। यह निर्णय पंक्ति और आहान की एक ऐतिहासिक जीत था। मीडिया उन्हें अब राष्ट्र निर्माण के नायक के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन इन सबके बीच दोनों विनम्र रहते हैं और कहते हैं, हम सिर्फ वो आवाज हैं जिसे समाज ने अपनी जरूरत समझा। असली नायक वो बच्चे हैं जिन्होंने सपने देखना नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बयार बहने लगती है। केंद्र और राज्य सरकारें जीवन कौशल शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए समितियां बनाती हैं। पंक्ति और आहान को सलाहकार के रूप में बुलाया जाता है ताकि वे अपने अनुभव और समझ के आधार पर एक व्यावहारिक और प्रभावशाली ढांचा तैयार कर सकें। नई शिक्षा नीति में सच्ची आवाज फाउंडेशन आवाज फाउंडेशन द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 राज्यों में लागू किया जाता है। इन मॉड्यूल में आत्मसम्मान, संवाद कौशल, लैंगिक समता, डिजिटल जागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे विषयों को सरल भाषा और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। पायलट प्रोजेक्ट के शुरुआती परिणाम चौंकाने वाले रूप से सकारात्मक होते हैं। स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति बढ़ती है, बच्चों में आत्मविश्वास दिखाई देता है।
और शिक्षकों को विद्यार्थियों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव महसूस होता है। मीडिया इन सफलताओं को व्यापक स्तर पर प्रसारित करता है और सच्ची आवाज मॉडल की सराहना देश भर में होती है। इस दौरान पंक्ति और आहान खुद भी विभिन्न जिलों का दौरा करते हैं। वे शिक्षकों से संवाद करते हैं, छात्रों की प्रतिक्रियाएं सुनते हैं और जरूरत के हिसाब से मॉड्यूल में बदलाव करते रहते हैं। उनका यह समर्पण सबको यह समझा देता है कि बदलाव केवल नीति बनाने से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रयास करने से आता है। एक दिन एक सरकारी सम्मेलन में प्रधानमंत्री स्वयं मंच पर आकर सच्ची आवाज अभियान की सराहना करते हैं और इसे नए भारत की शिक्षात्मक क्रांति कहते हैं। पंक्ति और आहान को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, लेकिन दोनों पुरस्कार को देश की युवा पीढ़ी को समर्पित कर देते हैं। इस भाग में हम यह भी देखते हैं कि फाउंडेशन अब वैश्विक पहचान भी प्राप्त करने लगता है। यूनिसेफ, यूनेस्को और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सच्ची आवाज मॉडल को अन्य विकासशील देशों में अपनाने की इच्छा जताती हैं। पंक्ति और आहान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाषण देने लगते हैं, जहां वे भारत के बदलाव की कहानी साझा करते हैं। इन सब उपलब्धियों के बीच भी पंक्ति और आहान का स्वभाव नहीं बदलता। वे पहले की तरह ही सरल, जमीनी और निष्ठावान रहते हैं। वे कहते हैं, हमारा काम तभी पूरा होगा जब हर बच्चा अपने भीतर की आवाज को पहचान सके और बिना डरे बोल सके। अब जब सच्ची आवाज फाउंडेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने लगी है, पंक्ति और आहान का दायरा भारत से बढ़कर वैश्विक मंचों तक पहुंच जाता है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से आमंत्रण मिलने लगता है, जहां वे भारत में किए गए नवाचारों और समाज सुधार के अनुभव साझा करते हैं। एक सम्मेलन में जब पंक्ति महिला सशक्तिकरण पर बोलती है, तो उसकी भाषण को खड़े होकर तालियां मिलती हैं। वह कहती है, एक लड़की सिर्फ जन्म नहीं लेती, वह अपने संघर्षों से दुनिया को बदलने का साहस भी ले आती है। उसकी बातें कई देशों में बदलाव के बीज बो देती हैं। फाउंडेशन अब इंडियन मॉडल के नाम से कई देशों में लागू किया जाने लगता है और आहान को शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के वैश्विक सलाहकार के रूप में नामित किया जाता है। इस उपलब्धि के बीच वे कभी नहीं भूलते कि शुरुआत पुणे के एक छोटे से घर से हुई थी, जहां एक लड़की को उसकी आवाज के कारण बंदिशों में जीना पड़ा था। इस दौरान वे अपने निजी जीवन को भी संतुलन में रखते हैं। हर महीने वे एक सप्ताह फाउंडेशन से दूर रहकर केवल एक दूसरे के साथ बिताते हैं, कभी पहाड़ों में, कभी गांवों में, कभी बस अपने पुराने दोस्तों के साथ। उनका प्रेम पहले से और परिपक्व हो गया है, बिना किसी शोर के, गहराई और समझदारी में पगा हुआ। एक दिन पंक्ति आहान को बताती है कि वह मां बनने वाली है। यह खबर उनके जी में नई उमंग भर देती है। वे निर्णय लेते हैं कि वे अपने बच्चे को न केवल अच्छे संस्कार देंगे, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध भी सिखाएंगे। शिशु के जन्म के बाद वे उसका नाम रखते हैं स्वर, क्योंकि वह केवल उनका बेटा नहीं, बल्कि उस संघर्ष और संगीत का प्रतीक है जिससे उनकी जिंदगी बदली। इस भाग में हम देखते हैं कि कैसे पंक्ति और आहान एक परिवार के रूप में भी वही मूल्य जीते हैं जो उन्होंने समाज में फैलाए: सत्य, प्रेम, सम्मान और सेवा। वे अपने बेटे के साथ पहले गांव की यात्रा करते हैं, जहां पंक्ति का पहला गीत गाया गया था, और उस स्कूल को गोद लेते हैं। वहां के हर बच्चे को पढ़ाई, संगीत और स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का संकल्प लेते हैं। अब पंक्ति और आहान एक ऐसे युगल बन गए हैं जो न केवल देश बल्कि विश्व को यह दिखाते हैं कि प्रेम और मूल्य आधारित जीवन कैसे सच्चे बदलाव का आधार बन सकता है। अब जब पंक्ति और आहान वैश्विक मंच पर भारत की संस्कृति, चेतना और समाज सुधार की मिसाल बन चुके हैं, उनका प्रभाव केवल सामाजिक आंदोलनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे भारतीय मूल्यों के वैश्विक प्रतिनिधि बन जाते हैं। पंक्ति को यूनेस्को का ग्लोबल कल्चरल एम्बेसडर घोषित किया जाता है और आहान को वर्ल्ड एजुकेशन मिशन का प्रमुख सलाहकार बनाया जाता है। वे दोनों मिलकर विश्व भर में फैले भारतीय प्रवासियों के लिए सांस्कृतिक पुनः जागरण कार्यक्रम शुरू करते हैं, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को भारतीय भाषाओं, संगीत, कला और सामाजिक मूल्यों से जोड़ना होता है।
अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में स्वर संस्कार शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें पंक्ति अपनी संगीतमय कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों और युवाओं को भारत की आत्मा से परिचित कराती है। आहान इन शिविरों में शिक्षा आधारित संवाद करते हैं, जहां वे युवाओं को बतलाते हैं कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि समाज को समझने और बदलने का माध्यम है। भारत में स्वर अब 5 वर्ष का हो चुका है और वह भी संगीत और सेवा के वातावरण में पला बड़ा है। उसकी मासूमियत में पंक्ति की कोमलता और आहान की दृढ़ता झलकती है। वह स्कूल में सबसे अधिक प्रिय छात्र बन चुका है, अपने विचारों और संवेदनशीलता के कारण। पंक्ति और आहान उसे भी समाज की सच्चाइयों से परिचित कराते हैं। एक बार वे उसे लेकर एक ऐसे गांव जाते हैं जहां आज भी शिक्षा की पहुंच नहीं है। वहां स्वर अपने हाथों से बच्चों को रंग भरना सिखाता है और जब लौटता है तो कहता है, माँ, मुझे बड़ा होकर टीचर बनना है ताकि सब बच्चे पढ़ सकें। पंक्ति और आहान की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन यह गर्व के आंसू होते हैं। अब भारत सरकार पंक्ति और आहान से राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में भागीदारी के लिए अनुरोध करती है। दोनों मिलकर युवाओं के लिए समग्र शिक्षा नीति, ग्रामीण महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम और संगीत जन कल्याण योजना जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू करते हैं। इन पहलों का समाज पर गहरा असर होता है। ग्रामीण भारत में संगीत केंद्र खुलते हैं, जहां युवाओं को न केवल कला सिखाई जाती है, बल्कि जीवन जीने का नजरिया भी दिया जाता है। महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यह भाग दिखाता है कि पंक्ति और आहान अब केवल प्रेरणा नहीं रहे, वे परिवर्तन के जीवित प्रतीक बन चुके हैं और उनके बेटे स्वर में वह बीज बोया जा चुका है जो इस बदलाव को अगली पीढ़ी में आगे ले जाएगा। पंक्ति और आहान के जीवन में जब सब कुछ सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा होता है, तभी अतीत की परछाइयां एक बार फिर सिर उठाने लगती हैं। जेडी के जेल जाने के वर्षों बाद उसके पुराने सहयोगी जो अब तक भूमिगत थे, फिर से सक्रिय हो जाते हैं। उनका उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं होता, बल्कि पूरे सच्ची आवाज अभियान को ध्वस्त करना होता है। इन लोगों में से एक अजय रावल अब एक बड़ा उद्योगपति बन चुका है, जो अपनी सत्ता और पूंजी के बल पर हर वह प्रयास करता है जो पंक्ति और आहान की छवि को नुकसान पहुंचा सके। वह एक फर्जी एनजीओ बनाकर शिक्षा और महिला कल्याण के नाम पर सरकारी फंड लेने लगता है और धीरे धीरे फाउंडेशन के कार्यों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। शुरू में पंक्ति और आहान उसे एक सहयोगी के रूप में देखते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें अजय के असली इरादों की भनक लग जाती है। वे उसके खिलाफ सबूत जुटाने लगते हैं। तभी अजय मीडिया में झूठी रिपोर्टें चलवाता है कि फाउंडेशन विदेशी एजेंट्स के इशारे पर काम कर रहा है। एक बार फिर पंक्ति और आहान के लिए विश्वास की लड़ाई शुरू हो जाती है। स्वर अब 7 साल का हो चुका है और अपने माता पिता की इस कठिन परिस्थिति को देखता है। वह भी अपने मासूम तरीके से उनका मनोबल बढ़ाता है, कभी अपनी मासूम कविता से, कभी अपने स्कूल में पंक्ति पर बनाई गई पेंटिंग दिखाकर। पंक्ति और आहान अपने बेटे में आशा और ऊर्जा पाते हैं। इस बार वे सिर्फ कानूनी स्तर पर नहीं, बल्कि जन सहयोग से लड़ने का निर्णय लेते हैं। वे एक बार फिर जनता से संवाद शुरू करते हैं, देश भर में जागरूकता अभियान चलाते हैं कि कैसे फाउंडेशन ने वर्षों से समाज में बदलाव लाया है। उनके पुराने छात्र, जिनमें से कई अब अफसर, कलाकार और शिक्षक बन चुके हैं, वे भी खुलकर पंक्ति और आहान के समर्थन में सामने आते हैं। एक भव्य जनसभा में, जहां हजारों लोग उपस्थित होते हैं, पंक्ति एक गीत प्रस्तुत करती है, कांटों में चलना सीखा है, अब फूलों से डर कैसा। यह गीत पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। इस बार न्यायपालिका और जनता दोनों साथ होते हैं। अजय रावल के खिलाफ जब सारे सबूत सामने आते हैं तो उसका पूरा साम्राज्य गिर जाता है। उसे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और देशहित विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आहान मीडिया से कहता है, सच पर झूठ की कोई परत हमेशा नहीं टिकती और जब जनता जागरूक हो तब बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। इस भाग का अंत इस संदेश के साथ होता है कि जितना बड़ा परिवर्तन होगा, उतना बड़ा प्रतिरोध भी मिलेगा, लेकिन सच्चे प्रेम, पारदर्शिता और सामूहिक चेतना से हर संकट पार किया जा सकता है।
अब जब अजय रावल जैसे विरोधी परास्त हो चुके हैं, पंक्ति और आहान जीवन के एक ऐसे चरण में पहुंचते हैं जहां वे पीछे मुड़कर देखते हैं न कड़वाहट के साथ बल्कि गर्व के साथ। उन्होंने जिस रास्ते पर चलना चुना वह आसान नहीं था, लेकिन हर संघर्ष ने उन्हें और दृढ़ बनाया। अब उनका लक्ष्य केवल फाउंडेशन को संचालित करना नहीं, बल्कि एक ऐसे संस्थान की स्थापना करना है जो समाज की समग्र चेतना को जागृत कर सके। वे एक सपना देखते हैं, एक विश्वविद्यालय जिसका नाम हो स्वर विश्व। यह केवल एक शिक्षा संस्थान नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रयोगशाला होगा जहां कला, विज्ञान, शिक्षा, सामाजिक कार्य और जीवन मूल्य सबको एक साथ पढ़ाया जाएगा। पंक्ति और आहान इस सपना को साकार करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा झोंक देते हैं। देश भर से शिक्षक, समाजसेवी, कलाकार, वैज्ञानिक और युवा इस मिशन में शामिल होते हैं। सरकार भी भूमि और संसाधन उपलब्ध कराती है। 5 वर्षों की कठिन मेहनत के बाद स्वर विश्व का उद्घाटन होता है, जहां पहले वर्ष में ही 1000 छात्र पूरे भारत से आकर नामांकन लेते हैं। स्वर अब 12 वर्ष का हो गया है और इस उद्घाटन समारोह में वह अपने पिता के साथ मंच साझा करता है। वहां वह एक छोटा सा भाषण देता है। मेरे माता पिता ने जो सपना देखा वह सिर्फ हमारा नहीं, पूरे देश का सपना है। मैं वादा करता हूँ मैं इसे और भी ऊंचाई पर ले जाऊंगा। उसकी बातों में जो भाव और आत्मविश्वास होता है वह पंक्ति की मुस्कान और आहान की आंखों की नमी से झलकता है। इस भाग में हम देखते हैं कि कैसे स्वर विश्व में पढ़ने वाले छात्र समाज के लिए कार्य करने लगते हैं। कोई डॉक्टर बनकर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करता है, कोई कलाकार बनकर सामाजिक मुद्दों को मंच देता है, कोई पत्रकार बनकर सच्चाई की आवाज बनता है। यह संस्थान धीरे धीरे एक आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। पंक्ति एक नई किताब लिखती है, मैं सिर्फ एक आवाज थी, जो देश और विदेश में बेस्ट सेलर बन जाती है। इस किताब में वह बताती है कि कैसे हर इंसान के भीतर एक क्रांति छुपी होती है, बस उसे पहचानने और स्वीकारने की देर होती है। आहान संगीत और शिक्षा के संबंध पर शोध करता है और उसके मॉडल को यूनिसेफ और यूनेस्को की सिफारिश मिलती है। उनके योगदान पर एक डॉक्यूमेंट्री बनती है, तू आशिकी है, प्रेम, परिवर्तन और प्रतिबद्धता की गाथा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पुरस्कार मिलते हैं। यह अंतिम भाग यह दिखाता है कि एक जोड़ी जिसने प्रेम से शुरुआत की, समाज सेवा को राह बनाया, संघर्षों को स्वीकार किया और परिवर्तन को साध्य, वे न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। और अंत में पंक्ति कहती है, मैं कभी सोचती थी कि मेरा गीत बस एक सुर था, आज लगता है वो एक क्रांति थी। तू आशिकी है सिर्फ किसी के लिए नहीं, अपने लिए भी होना चाहिए।